बहरहाल आपके सवाल पर आता हूं मैं, ये देखिए लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहता हूं कि बहुत बड़ी तस्वीर आ रही है इस वक्त। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये देखिए, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रशियन, और आपको बता दें कि न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सड़कों पर दौड़ती नजर आई। हमको बताएंगे कहां की है, लेकिन अगर ये यूक्रेन में है या फिर यूक्रेन या तो बेलारूस में है, तो इन्हें मॉस्को में तैनात कर दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है कि मॉस्को में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज करीब 10,000 से 15,000 किलोमीटर की होती है, जिसके जद में ऐसा यूरोप का कोई देश नहीं है जो आ पाए। तो अपने आप में शायद ये बताता है, बातचीत से पहले वो बता रहा है कि हम बातचीत के टेबल पर बैठ रहे हैं, ये मत समझना। देखिए आप इतनी बड़ी खबर बता रहे हैं, आप तस्वीर दिखा रहे हैं आईसीबीएम्स की, आप बता रहे हैं कि मॉस्को में तैनात हो रही है। हमारे तीनों मेहमानों के चेहरे पे मुस्कान है, आप में से कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, इस तरह पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग ये इतनी रेंज इसकी है, क्षमा कीजिए, इतनी रेंज इसकी है कि मॉस्को में लगाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे लगा दीजिए। 10,000 12,000 किलोमीटर की रेंज है, तो इसके ये जरूरी नहीं है कि मैं बॉर्डर पे जाके लगाऊंगा। पुतिन साहब जो कह रहे थे कि जो आपकी नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो आप बॉर्डर पे लाएंगे तो मुझे खतरा है। ज़ेलेंस्की साहब क्या कहते हैं, जी हमने तो रूस पे हमला कर दिया अपनी मिसाइल से। अरे यही तो पुतिन कह रहा था, उसी को आप बता रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, उसको बहाना दे रहे हैं। दीपक सर जो आप बता रहे हैं वो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जो सैनिक हैं रूसी वो बाकायदा टायर्स की हवा चेक कर रहे हैं और पूरा वो बाकायदा टेस्टिंग की जा रही है। बहुत दिनों से शायद बाहर निकले ताकि ज़ेलेंस्की की हवा निकल जाए। मैं बोलूं अब थोड़ा सा, बिल्कुल सॉरी, नहीं ये तो खैर जो भी हो रहा है सो हो रहा है, ये चलता रहेगा। ये इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये मिसाइल रवाना हो गया और अटैक कर दिया, ये सब पोस्चरिंग चलता रहेगा, प्रेशर डालते रहेंगे। लेकिन ये युद्ध के बाद में हालात वो नहीं है जो युद्ध से पहले थे। अब इसके बाद में जो भी बातचीत हो रही है बेलारूस में, एक मुद्दा होगा, खाली नेटो की मेंबरशिप का मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा होगा कि इसके बाद में यूरोप की सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, जिसमें कि यूरोप के जो बाकी देश हैं और रशिया दोनों को सिक्योरिटी की एश्योरेंस रहे कि ऐसे हालात दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। ये मेन मुद्दा होगा और ये लंबा मुद्दा होगा। इसके अलावा और कोई बात होने वाली नहीं है। यूरोप की सिक्योरिटी, पूरे यूरोप की सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया सर इसमें यूरोप का तो नुमाइंदा ही नहीं है कोई। नहीं मैं सुनिए, बात यह है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उस टाइम पर सारी बातें हो गई, लेकिन यह तय नहीं हुआ कि इसके बाद में यूरोप की सिक्योरिटी का एक जो ढांचा होना चाहिए वो क्या होगा। नेटो रहा, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, इम्बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम, और वो खत्म करने वाली बात होगी। सब पुतिन जो है जिस मकसद के साथ उन्होंने ये सब किया उसमें वो कामयाब हुए, ये आप मानते हैं? काफी हद तक, बहुत काफी हद तक कामयाब हुए। और जब ये सब कुछ खत्म होगा तो पुतिन जो है बहुत सॉलिड, जैसे वो पहले भी हैं, उनकी शख्सियत है, और ज्यादा उभर कर सामने आएंगे। इफ ही प्लेज हिज कार्ड्स राइट। यस। तो गलती कहां हो सकती है? गलती अगर ओवर रीच करें, ज्यादा एम्बिशियस हो जाएं, तो उसमें गलती हो सकती है। यहां पर अब बातचीत होनी चाहिए एक रियलिस्टिक दायरे में रह करके कि क्या अचीवेबल है और क्या अचीवेबल नहीं है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ये बातचीत फेल भी हो सकती है। लेकिन सर एक बात बताइए कि यहां पर जो पोस्चरिंग हमें देख रहे हैं, मॉस्को में अगर आप आईसीबीएम किया, आपने तैनात कर दिया, जिसमें 10 से लेकर 15,000 किलोमीटर का इसका रेंज है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ये चाहे इस तरफ आपके अमेरिका हो, यानी कि टुवर्ड्स द साइड ऑफ अलास्का, उस तरफ से हम जाते हैं, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में अगर जाते हैं तो पूरा का पूरा यूरोप आ जाता है। तो चेतावनी दोनों को दी जा रही है। क्या ये बातचीत से पहले हम सर में जानना चाहते हैं कि यही है ना कि जब टेबल पे बातचीत करने जाएंगे तो आपके पास एक डंडा भी है ना, पिस्तौल रख के बात करते हैं कि आओ बात करो, सामने एक पिस्तौल रखते हैं ना, अब बात करते हैं। अब इन्होंने मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी हैं, जो जनरल साहब के काउंटर पार्ट हैं वहां पर, वो रिटायर हो जाएंगे। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के, दिस इज सब दोनों एम्बेसडर्स वही बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली पोस्चरिंग। नेटो के लिए भी संदेश है ना, नेटो और सबसे बड़ी बात यह है कि दो हैं, एक नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस, यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक अलायंस। तो ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। मिलिट्री अलायंस, वार्सो पैक्ट वाज अ मिलिट्री अलायंस, वो मिलिट्री अलायंस खत्म हो गया। नाटो मिलिट्री अलायंस किसके लिए है, किसके अगेंस्ट है?
रशिया के अगेंस्ट है। तो रशिया के अगेंस्ट ये जो अलायंस अभी भी जीवित है, पुतिन जो है उसको, और 97 वो जो कह रहे हैं कि 97 के बाद जो हथियार आपने डिप्लॉय किए हैं, जो सोवियत रिपब्लिक के ब्रेकअवे रिपब्लिक्स को नाटो में लिया गया है, 12 से उठ करके 30 हुए हैं, जिसमें बाद में 12 सोवियत रिपब्लिक्स के हैं, इनमें यहाँ से सारे हथियार आउट, यहाँ पे कोई हथियार नहीं होगा। 97 स्टेटस को एंटे जाना है, और नाटो का सदस्य ना आपका जॉर्जिया होएगा, ना आपका यूक्रेन होएगा। अच्छा, आप जो हमारे दोनों एम्बेसडर साहब हैं, बड़े सीनियर, आप लोग तो मतलब भाषा का एक वाक्य में कि एक सेंटेंस कहाँ, कॉमा कहाँ, ऐसा बहुत मायने रखता है। आप लोगों ने जिंदगी भर ये किया है। अब मैं आपको पुतिन की स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, आप ये बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई या गंभीरता आपको दिखाई देती है। उन्होंने ब्रीफिंग की है डिफेंस मिनिस्टर के साथ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, टॉप ऑफिशियल्स ऑफ लीडिंग नेटो नेशंस इंडल्ज इन मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स अबाउट आवर कंट्री। Therefore, I am ordering the Minister of Defense and the Chief of General Staff to put the deterrence forces of the Russian army into special combat duty mode. ये लगता है कि जनरल साहब ने, जनरल कुलकर्णी ने ये स्टेटमेंट बनाई है, क्योंकि अभी कह रहे थे कि डिटरेंट है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है, और उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया। अगर आप रूसी भाषा में पढ़ देते, मे बी आई वुड बी एबल टू गिव अ प्रॉपर ट्रांसलेशन, लेकिन सही चीज ये है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड, ये समझ लेना चाहिए पूरी दुनिया को। डराया है, धमकाया, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे उसके साथ, बता दिया है कि मेरे पास भी ये क्षमता। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा सर, इफ यू गिव मी 15 सेकंड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक बार बात कर रहे थे इलेक्शन रैली में, तो लोगों ने कहा जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने क्या दिवाली के पटाखे रखे हुए हैं अपने पास? नो, दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। मैं छोटी सी चीज ये है कि अगर इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वहाँ से नेटो की तरफ से आ रही हैं, तो उनको एक ये वार्निंग शॉट है कि आप इस तरह की बातें करेंगे, उसके अंजाम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो प्लीज़ टोन डाउन योर रेटरिक। एक तरह से चेतावनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको मालूम है कि इस तरह के मिसाइल को काम में लेने का मतलब क्या है, काम में नहीं लिया जाएगा। गोयल सर, हमने देखा 2010 के बाद से यूक्रेन के जो लोग हैं उनमें रूस को लेकर नफरत जो है लगातार बढ़ती रही है, यानी रूस के लिए अच्छा सोचने वालों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई और नफरत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। इसके पीछे क्या बड़ा कारण? 2010 का नहीं, मेरे ख्याल है पिछले 5 साल में ज़्यादा हुआ है ये, और ये डिपेंड करता है कि जो एक नेशनलिज्म है, यूक्रेनियन नेशनलिज्म, खास तौर पर वेस्टर्न यूक्रेन का, कि वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। दरअसल बात यह है कि यूक्रेन ने जब 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ, एक एम्बिशन रही है, क्योंकि यूक्रेन जो वेस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं वो कैथोलिक्स हैं, वो क्लोज हैं ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप की, तो उनकी एम्बिशन हमेशा ये रही कि वेस्टर्न यूरोप से उनको एक्सेप्टेंस मिले कि हम भी यूरोप का हिस्सा हैं। तो ये सब उसी का खेल चल रहा है ये, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब उसके चक्कर में डॉनबास अलग हो रहा है, क्राइमिया अलग हुआ, तो इस चक्कर में ये है यूक्रेन के भी हिस्से हो जाएंगे और बाकी कुछ बचेगा नहीं फिर इनके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।